नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HP कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले अपने 2 वीडियोस में आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में संक्षिप्त में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की विशेषताएं। फिर मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जो कि 5 पीढ़ियाँ थी और एक एक करके मैंने आपको बताया था और उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताए थे। तो अब मैं आपको अपनी तीसरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार, यानी कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सच एज, देखो 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं, 5 तरह के कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। यानी जो ये कंप्यूटर हैं इसको मैंने साइज और कैपेसिटी के हिसाब से नंबर दिए हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय इंडिविजुअल, यानी माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल पर्सन ही वो एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, यानी एक ही आदमी एक बार में यूज़ कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीसी और पर्सनल कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, इसे पीसी और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी क्योंकि इसे एक बार में एक ही आदमी यूज़ कर सकता है, इसलिए हम इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। PCs आर लार्जली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल पर्पस, यानी जो ये कंप्यूटर हैं, जो ये PCs हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, इसे डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू और ऑफिशियल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब इसका 4th पॉइंट, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ यह एक माइक्रो प्रोसेसर भी है, क्योंकि यह केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वीडियो गेम कंसोल्स, लैपटॉप एंड टैबलेट्स। These are the examples of the माइक्रो कंप्यूटर। आप सामने देख रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की एक इमेज भी लगी हुई है। माइक्रो कंप्यूटर इस तरीके का होता था, आप देख सकते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। माइक्रो कंप्यूटर के फ़ायदे कुछ इस प्रकार थे कि इसकी जो कॉस्ट थी, सबसे पहले आपको बात करता हूँ, इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ही कम थी और इसीलिए ईज़िली उस टाइम पे लोग इसे खरीद सकते थे। दूसरा पॉइंट, इसका जो मेंटेनेंस है, यानी फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट, सेकंड पॉइंट मेंटेनेंस यानी उसका रख रखाव, उस टाइम पे जो इसकी रख रखाव थी वो बहुत ही आसान था और इजीली लोग इसे हैंडल कर सकते थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन, यानी आप इंफॉर्मेशन यानी एक तरह से आप इंटरनेट से जुड़ गए, यानी इंटरनेट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से लेकर आप कोई भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते थे इंटरनेट से, किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये था। तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी, यानी आप इंटरनेट की हेल्प से माइक्रो कंप्यूटर के जितने भी जो यूज़र्स थे वो कनेक्ट कर सकते थे पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी किसी से भी कनेक्ट होके उससे बातचीत कर सकते थे। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू वीडियो कॉल कर सकते थे, ऑडियो कॉल कर सकते थे। अब 5th इसका पॉइंट है पोर्टेबिलिटी, यानी ये कंप्यूटर जो है, इसका जो फिज़िकल साइज़ था वो छोटे होने की वजह से इजीली लोग इसे पोर्टेबल कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। इसे मतलब एक तरह से पूरा कंप्यूटर ये पूरा रूम नहीं लेता था, एक छोटे से स्पॉट पे इजीली आ सकता था। और इसका लास्ट पॉइंट है 6 फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये जो यूज़र्स थे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के, जो उस टाइम पे यूज़र्स थे,
उनको एक तरह से ब्राउजिंग के लिए और वेब वॉचिंग मूवीज़ के लिए, लिसनिंग म्यूज़िक के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए ये एक तरह से मल्टीटास्किंग फैसिलिटी के बराबर था, इसलिए से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। मतलब बहुत सारे काम इस पे आप कर सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस यानी इसकी परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। इसका प्रदर्शन थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि स्लो था, सिक्योरिटी भी इसकी लो थी, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसके अंदर लो थी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं एडिक्शन पे। फोर्थ पॉइंट एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब यहाँ पे ये था कि लोग जो है एडिक्ट ना हो जाएं, एडिक्टिव ना हो जाएं, किस चीज़ से लेकर गेम, इंटरनेट ब्राउजिंग एक्सेट्रा, इन चीज़ों के लेकर। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट का मतलब है यहाँ पे यानी अनुपयुक्त सामग्री, यानी कोई अनवांटेड डेटा, स्पेशली जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट की बात हुई। और हेल्थ कंसर्न यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट है इसका मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर इट कंपैरेटिवली लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी अगर हम दोनों के बीच में तुलना करें तो माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा था। ठीक है, और इट इज़ 5 to, इसका सेकंड पॉइंट, इट इज़ 5 to 50 टाइम्स मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी 5 से 50 गुना ज़्यादा ये ताकतवर था माइक्रो कंप्यूटर से, और ये माइक्रो कंप्यूटर से सस्ता भी था। ठीक है, और इसको हम एक मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ स्मॉल एंड इट्स बैटरी इज़ पोर्टेबल। ये एक छोटा कंप्यूटर था और इसकी जो बैटरी थी पोर्टेबल थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। और फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग, फाइल हैंडलिंग, कंप्यूटेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, यानी इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, फाइल हैंडलिंग, संगणना, डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए किया जाता था। यानी उस टाइम पे जो इसका यूज़ था, आप जैसे जानते हैं कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग, फाइल हैंडलिंग के लिए, संगणना के लिए इसका करा जाता था। उसके बाद 6th पॉइंट, इट इज़ मेनली मल्टी यूज़र सिस्टम, मोर देन 1 person कैन वर्क साइमल्टेनियसली, यानी एक बार में एक से ज़्यादा पर्सन इसमें वर्क कर सकता था, यानी एक ही पर्सन अलग अलग काम कर सकता था। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल थे वो कुछ इस तरह थे: IBMS AS/400E, Honeywell 200, TI 990 etc एक्सेट्रा। अब जैसे कि हम इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर, इसे ईजिली यानी ईजी टू कैरी ऑन, यानी ईजिली हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फॉर प्रोडक्टिव पीपल, यानी उत्पादन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, उसके बाद प्राइस में बहुत ही लो था यह, और साथ में लॉन्गर बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर, यानी तुलना कंपेरेटिवली टू माइक्रो कंप्यूटर। टेकिंग नोट्स इन क्लास, आप क्लास में नोट्स ले सकते थे। और इसका नुकसान कुछ इस थे कि इसमें CD प्लेयर और DVD प्लेयर नहीं था, स्क्रीन इसकी बहुत छोटी थी, इसमें स्टोरेज की भी क्षमता बहुत ही कम थी, एंड कैन नॉट यूज़ लार्ज सॉफ्टवेयर एंड गेम, यानी कोई भी बड़ा गेम या सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। और जो कीबोर्ड था इसका छोटा था, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद फीवर फीचर्स, यानी कम सुविधाओं के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें था। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कंप्यूटर के लिए।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। अब तीसरा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत ही महंगे हुआ करते थे, बहुत ही महंगे हुआ करते थे, टाइम शेयर करा करते थे, ठीक है। उसके बाद लार्जर साइज, इनका जो साइज था एज़ कम्पेयर टू मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे, यानी दोनों की अगर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसका साइज जो है बहुत ही बड़ा था। और मल्टीटास्किंग टेक्निक्स थी इसके पास, यानी एक ही बार में एक से ज़्यादा अलग अलग काम को करने की शक्ति थी। उसके बाद इसमें जो थी पांचवा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। इसका यूज़ जो है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में करा जाता था। इसके जो एग्जाम्पल थे कुछ इस प्रकार थे, IBM सिस्टम Z9, IBM सिस्टम Z10, IBM सिस्टम Z14, IBM सिस्टम Z15। ये इसके एग्जाम्पल्स थे जो उस टाइम पे कंप्यूटर्स बने थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके 7th पॉइंट, मोर देन 100 पीपल कैन वर्क एट अ टाइम ऑन डिफरेंट टर्मिनल्स ऑन दिस कंप्यूटर। यानी इस कंप्यूटर पे एक ही बार में अलग अलग टर्मिनल पे 100 से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैंकिंग, हेल्थ केयर, मिलिट्री, एकेडमिक्स एंड रिसर्च, रिटेल्स एंड ट्रांजैक्शन। यानी इसका यूज़ जो है हम बैंकिंग सिस्टम में कर सकते थे, बैंकिंग सिस्टम में करते थे उस टाइम पे, मिलिट्री में करते थे, एकेडमिक्स और रिसर्च में करते थे रिटेल्स शॉप्स में इसका यूज़ होता है, ट्रांजैक्शंस में होता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था उस टाइम पे रिलायबल था, यानी भरोसेमंद था, इसकी रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद था उस टाइम पे। अवेलेबिलिटी थी, इजीली अवेलेबल था, ठीक है। उसके बाद सर्विसेबिलिटी यानी उपयुक्तता इसकी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। और हाई एंड स्केलेबिलिटी यानी उच्च अंत मापनीयता इसकी अच्छी थी उस टाइम पे। सिक्योरिटी भी इसके अंदर अच्छी थी और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस थी, यानी बहुत लंबे समय तक अच्छे प्रदर्शन करे इसमें वर्चुअलाइजेशन था, कंपैटिबिलिटी इसके अंदर अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की इसकी प्रॉब्लम थी, कॉस्ट इसकी बहुत ही ज़्यादा थी, फिजिकल साइज बहुत बड़ा था, रख रखाव की समस्या थी क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा होने की वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट थी, यानी जगह के साथ साथ जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर के साइज़ बड़े होने की वजह से इसके जो रिसोर्सेज थे, इक्विपमेंट्स थे, उनकी भी दिक्कत थी उस टाइम पे, रिक्वायरमेंट थी। और एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस यानी बहुत जगह से रख रखाव और दूसरी चीज़ों की वजह से दिक्कत हुई। और डेडिकेटेड स्टाफ आर नीड टू रन द सिस्टम, यानी उस टाइम पे इसके लिए स्पेशली स्टाफ रखा गया था जो इसको रन कर सके, जो कि वेल ट्रेंड उस टाइम पे थे, जो इसके लिए रखे गए थे। सो आप पढ़ते हैं हम अपना फोर्थ कंप्यूटर जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो थे बहुत ही फास्ट कंप्यूटर्स थे उस टाइम पे, पर बहुत ही एक्सपेंसिव थे, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। वेरी पावरफुल कंप्यूटर यानी बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर थे उस टाइम पे, कुछ ही सेकंड्स के अंदर या मिली सेकंड्स के अंदर आप कह सकते हैं, नैनो सेकंड के अंदर आंसर, नैनो सेकंड से भी पहले हमें उसके आंसर्स मिल जाते थे। स्टोरेज कैपेबिलिटी यानी बहुत रख रखाव की जो क्षमता थी, यानी इसके अंदर जो स्टोरेज की वो बहुत ही ज़्यादा थी। और कॉम्प्लेक्स जॉब थी क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी, यानी कॉम्प्लेक्स जॉब विद अ वेरी हाई स्पीड, यानी मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम थी उसको भी बहुत जल्दी सॉल्व कर देता था काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ। और उसके बाद जो इसका 5th पॉइंट है, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द वेदर, मॉडल ब्रेन्स और हेल्प प्रिडिक्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
रिजल्ट, यानी इसे यूज़ करा जाता था ताकि मौसम विभाग, जो इसे भी शायद आज भी यूज़ करते हो, मौसम विभाग, ताकि मौसम के बारे में इसकी गणना कर सकें। मॉडल ब्रेन यानी जो हमारे दिमाग की भविष्यवाणियाँ हों उन्हें बता सके, जैसे आने वाले टाइम की। वैसे ही ये बता सकता था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का रिजल्ट कैसा रहेगा, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं अगर वो फट गए तो उसका नुकसान क्या होगा, कितना होगा, कितने एरिया तक होगा, बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता था। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर आर समिट, सियरा यूएसए का था, फ्रंटियर और टिहाने 2A चाइना का। ये उस टाइम पे कंप्यूटर्स जो तो सुपर कंप्यूटर बने थे। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे। फ़ायदे कुछ इस प्रकार थे, इट डिक्रिप्ट एनी पासवर्ड, यानी ये किसी भी तरीके का पासवर्ड को तोड़ सकता था। ठीक है, उसके बाद हाई प्रोसेसिंग टाइम, यानी प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट एनवायरनमेंट सेफ्टी, यानी एनवायरनमेंट सेफ्टी यानी आप रखिए पर्यावरण से रिलेटेड जो भी, जैसे कि आज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात होती है तो उसमें ये काफ़ी हेल्प कर सकता था, प्रिडिक्ट करता था ये भी। तो प्रिडिक्शन में आप पहले से बता सकते हैं कि इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे वगैरह। और कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी लगभग ठीक ठाक था, कुछ लोग जो अच्छे खासे पैसे वाले थे वो उसे आराम से बाय कर सकते थे। और यूज्ड फॉर फिल्मिंग, इसे फिल्मिंग के लिए भी यूज़ करा जाता था, यानी फिल्म में रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए इसे यूज़ करा जा सकता था। उसके बाद इसके कुछ नुकसान थे। नुकसान कुछ इस प्रकार से, ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज, यानी इसे यूज़ करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। अ लॉट ऑफ एरियाज रिक्वायर्ड, यानी इसका दूसरा पॉइंट है कि हमें एरिया, बहुत बड़े एरिया पे इसकी ज़रूरत पड़ती थी इसे यूज़ करने के लिए। और ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती थी, यानी इसे यूज़ करने के लिए जो स्टाफ है इसका वो पहले से ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, पांचवा है। अब इट इज़ मोर एडवांस्ड देन ह्यूमन ब्रेन, यानी ये जो आदमी का दिमाग होता है उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, उसके बाद इट यूजेस अ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन, यानी ये क्वांटम फिजिक्स की जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह को यूज़ करता था ताकि डेटा को स्टोर कर सके और परफॉर्म कर सके कंप्यूटेशंस को। ठीक है, उसके साथ साथ IBM Q एक्सपीरियंस, यानी इसका जो थर्ड पॉइंट है, IBM Q एक्सपीरियंस लॉन्च्ड 2016 में हुआ था, इज अ क्वांटम कंप्यूटर, जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी कहा गया था। ठीक है, इट कंसिस्ट, इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट कंसिस्ट 15 पब्लिकली अवेलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स रेंजिंग फ्रॉम 5 to 53 क्यूबिट्स इन साइज, यानी ये बताता है कि 15 पब्लिकली अवेलेबल हैं क्वांटम कंप्यूटर्स जिनकी रेंज 5 से 53 है क्यूबिट्स में जो उसका साइज है। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड, क्यूबिट विल बी यूज्ड इन लिeu ऑफ बाइनरी बिट्स, क्यूबिट को इसे यूज़ करता है एज अ बाइनरी बिट। ठीक है, अब इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे कि आप पहला देखते हैं, इवन क्लासिकल एल्गोरिथम कैलकुलेशन, यानी यहाँ तक कि शास्त्रीय और एल्गोरिथमिक गणना इसमें कर सकते थे हम। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है, इट रिक्वायर लेस पावर, इसे पावर की कम ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इफ़ वी एडिंग क्यूबिट्स टू द रजिस्टर वी इंक्रीज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपोनेंशियली, यानी इसके लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि हम रजिस्टर क्यूबिट्स को जोड़ते हैं तो इसकी जो गणना है, यानी इसकी जो भंडारण की क्षमता है, यानी डेटा स्टोरेज की, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती थी। ठीक है, उसके बाद
वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ी से बढ़ते थे, बहुत ही तेज़ी से, यानी उत्तर देने की, यानी आंसर देने की जो इसकी क्षमता थी वो बहुत ही तेज़ थी। एक्यूरेसी, यानी अगर इसने गणना करी है तो आप 100 में से अगर 100 करिए ना तो 100 की 100 होगी एक्यूरेसी इसकी। इट एक्सिक्यूट एनी टास्क वेरी फास्ट, ये किसी भी टास्क को बहुत ही जल्दी से उसे कंप्लीट कर देता था। इसके कुछ नुकसान थे, नुकसान कुछ इस प्रकार थे, रिसर्च बट नो पॉजिटिव प्रोग्रेस, यानी ये अनुसंधान लेकिन कोई सकारात्मक प्रगति नहीं, यानी ये रिसर्च तो करता था पर उसमें जो बाद में अगर उसका देखा जाए तो उसकी पॉजिटिव ग्रोथ उसके अंदर होती नहीं थी। उसके बाद क्यूबिट्स आर डिजिटल बिट्स ऑफ द डे, दस दे कैन यूज एज कन्वेंशनल एरर करेक्शन, यानी जो क्यूबिट्स हैं वो दिन के लिए डिजिटल बिट्स हैं, इसलिए वे पारंपरिक त्रुटि सुधार के रूप में उपयोग कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद द टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट डेज, यानी जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी जो उसे यूज़ करने की, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस थे। और वेव फंक्शन कोलैप्स इनटू सिंगल स्टेट, जो इसकी वेव फंक्शन थे, जो काम करने की इसकी क्षमता थी, जो वेव फंक्शंस थे, तरंगे थी इसकी, वो टूट जाती थी सिंगल स्टेट में। क्वांटम CPU विल हैव एफिशिएंसी एंड हीटिंग प्रॉब्लम इफ इट्स ऑन, यानी जो क्वांटम है, हानि क्वांटम CPU में जो दक्षता और हीटिंग की समस्या होती थी यदि वो स्वयं की है तो, यानी उसकी खुद की है तो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर क्वांटम लॉजिकल ऑपरेशन इज 5 times दैट क्लासिकल कंप्यूटर्स, यानी क्वांटम लॉजिकल ऑपरेशन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे चैनल है HP कंप्यूटर क्लासेस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन बटन। Thank you to all of you to watch our video. Namaste.